हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लीगल गाइडेंस लॉ क्लासेस में। जैसा कि आप लोग सब जानते ही हैं कि आज AIB का एग्ज़ाम हुआ है, तो आज हम लोग उसकी आंसर की को एक एक क्वेश्चन करके जानेंगे। तो मेरे पास में सेट C है, तो हम देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, और जितने भी आपके क्वेश्चन सही हैं वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन था, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार मध्यस्थता करार के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो मध्यस्थता करार लिखित के साथ साथ मौखिक भी हो सकता है, ये कथन गलत है। तो ये वाला आंसर पहले का जो है वो A सही है। उसके आगे मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मध्यस्थ को चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो इसका जो आंसर है वो है जब उसके पास पक्षकार द्वारा सहमत योग्यताएं हों। तो ये है इसका C आंसर। फिर आ जाते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार कब दो व्यक्ति एक दूसरे का सौतेला रिश्तेदार कहा जा सकता है? तो इसका जो आंसर है वो है आंसर B, जब ये एक ही पूर्वज की अलग अलग पत्नियों के वंशज होते हैं तब ये एक दूसरे के सौतेले रिश्तेदार कहे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर हिंदू विवाह के लिए वैध शर्त नहीं माना जाता? तो ये हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 में जो चौथा सब क्लॉज है उसमें बताया गया है, पक्षकारों की प्रतिसिद्ध जो रिश्ते की कोटि के भीतर होना चाहिए, उसमें जो है इसको वैध शर्त नहीं माना गया है। पांचवा क्वेश्चन हमारा है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1) निम्नलिखित में से क्या प्रावधान करती है? तो 13(1) दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के आधार भी देती है और तलाक का आधार भी देती है। तो पहला और तीसरा मतलब ऑप्शन इसका C ऑप्शन सही है। मुस्लिम विधि में बातिल विवाह का क्या अर्थ है? तो मुस्लिम विधि में बातिल विवाह का अर्थ होता है शून्य विवाह। फासिद विवाह का अर्थ अनियमित विवाह होता है, लेकिन मुस्लिम विधि के बातिल विवाह का अर्थ शून्य विवाह होता है। आगे बढ़ते हैं हम। सातवें क्वेश्चन, विवाह का यह अनुबंध जिसे पत्नी द्वारा उसे सौंपे गए अधिकार के तहत भंग किया जा सकता है को मुस्लिम के तहत क्या कहा जाएगा? तो इसका आंसर है आंसर नंबर C तलाक़ तब्बीज, क्योंकि तलाक़ुल सुन्नत, तलाक़ुल बिद्दत और तलाक़ हसन ये पति को अधिकार दिए गए होते हैं, लेकिन तलाक़ तब्बीज जो है वो पत्नी को सौंपा गया अधिकार होता है। तो अब हम देखते हैं आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत एक हिंदू लड़का और एक हिंदू लड़की शादी कर सकते हैं? तो ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और विशेष विवाह अधिनियम 1954 दोनों के तहत ही कर सकते हैं। तो इसका जो है A और पहला और दूसरा ये वाला ऑप्शन सही है। इसके आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा बालिका को सहदाई की संपत्ति में अधिकार उपलब्ध कराया गया है? तो अभी संशोधन हुआ था हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005, जिसमें बालिकाओं को जो है उत्तराधिकार, संपत्ति में उत्तराधिकार दिया गया था। इसके आगे जो 10वां क्वेश्चन है वो है, वैध दत्तक ग्रहण के लिए दत्तक पिता और उसकी दत्तक पुत्री के बीच आयु का अंतर कितना होना चाहिए? तो दत्तक पिता और दत्तक पुत्री के बीच आयु का जो अंतर है 21 वर्ष होना चाहिए। तो इसका 10वें का ऑप्शन नंबर C सही है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत में जनहित याचिका का पहला मामला माना जा सकता है? तो ये जो केस था वो था हुसैन आरा खातून का, क्योंकि हुसैन आरा खातून में ही पहला PIL का वाद डाला गया था। तो 11वें का जो है वो B सही है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे भारत में PIL का जनक माना जाता है? तो 12वां क्वेश्चन है कि PIL का जनक किसे माना जाता है? तो सभी को पता है कि PIL का जनक PN भगवती को माना जाता है। तो इसका 12वें का ऑप्शन नंबर C सही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती? तो जनहित याचिका जो है वो राज्य के खिलाफ भी दायर की जा सकती है, केंद्र सरकार के खिलाफ और नगर निगम के खिलाफ। बस जो
प्राइवेट पार्टी होती है, मतलब निजी पक्षकार, उनके खिलाफ दर्ज नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो कह रहा है कि भारत में के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आलोक में निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर न्यायालय द्वारा जनहित याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता। तो ये जो मामला था वो मामला दर्ज करने से इनकार करने पर जो पुलिस के खिलाफ याचिकाएं होती हैं वो नहीं की जा सकती, मतलब उन पर विचार नहीं किया जा सकता। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मामले में निर्णित किया गया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत न केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक कार्यों पर बल्कि प्रशासनिक कार्यों पर भी लागू होते हैं। तो ये जो केस था वो था एक क्रैम्प बनाम भारत संघ का। में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने SP संपत कुमार बनाम भारत संघ मामले पर पुनर्विचार किया था। तो ये जो मामला था वो था JB चोपड़ा बनाम भारत संघ का। तो जो 16 नंबर का क्वेश्चन था उसका ऑप्शन नंबर ए सही है। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे प्रशासनिक कानून को सरकारी सत्ता के नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया था, किसने परिभाषित किया था। तो ये वैड ने किया था। तो 17 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 18 क्वेश्चन था अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत अदालतों में अवैध रूप से वकालत करने पर व्यक्तियों के लिए क्या दंड निर्धारित है। तो व्यक्तियों के लिए जो निर्धारित दंड है वो 6 महीने की कैद है। तो 18वें का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19 अधिवक्ता अधिनियम 1961 के दौरान क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 का कौन सा प्रावधान बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अधिवक्ताओं द्वारा पालन किए जाने वाले पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानक निर्धारित करने का अधिकार देता है। तो जो धारा 49 है वो ये अधिकार प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 20 बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। अधिवक्ता ऐसे किसी मामले में पैरवी कर सकता है जिसमें उसका स्वयं आर्थिक हित हो। अधिवक्ता हर समय निर्धारित पोशाक में ही अदालत में उपस्थित रहेगा। अधिवक्ता अपने मुवक्किल के लिए जमानतदार के रूप में खड़ा नहीं होगा। अधिवक्ता किसी भी अनुचित साधन से अदालत के फैसले को प्रभावित नहीं करेगा। तो 20 का ऑप्शन नंबर ए सही है कि अधिवक्ता ऐसे किसी भी मामले में पैरवी कर सकता है जिसमें उसका स्वयं का आर्थिक हित हो। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासनात्मक समिति द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध अपीली प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है। तो इसमें जो है वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय वो अपीली प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से किस स्थिति में एकल व्यक्ति कंपनी OPC अनिवार्य रूप से निजी या सार्वजनिक में परिवर्तित हो जाएगी। तो इसमें जो है यदि किसी OPC की चुकता शेयर पूंजी 25 लाख रुपए से अधिक है, 50 लाख से अधिक है, 75 लाख से और 1 करोड़ से। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी सही है कि 50 लाख रुपए से अधिक हो। 23वां क्वेश्चन है कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार किसी सार्वजनिक कंपनी के लिए निदेशकों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। तो निदेशकों की न्यूनतम संख्या 3 है। सार्वजनिक कंपनी के लिए जो निदेशकों की न्यूनतम संख्या है वो 3 है। 24वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एहतियाती सिद्धांत के विस्तार की व्याख्या की थी। तो 24वें का ऑप्शन नंबर सी सही है। इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरो लीगल एक्शन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। 24वें का ऑप्शन नंबर सी। फिर 25वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण कानून में लोक न्यास सिद्धांत पर एक ऐतिहासिक मामला है। तो जो लोक न्यास सिद्धांत पर ऐतिहासिक मामला है वो है MC मेहता बनाम कमलनाथ का। तो 25वें का ऑप्शन नंबर डी सही है। 26वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया। तो ये जैसे कि सभी को पता है कि ये श्रेया सिंघल के मामले में किया गया था। तो 26वें का ऑप्शन नंबर ए सही है। 27वां आ रहा है कि निम्नलिखित में से किस मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड परिवर्तक को
उपरोपित नहीं किया गया था। तो ये जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर डी सही है कि किसी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा भेजा गया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वो जो है प्रवर्तक को उपरोपित नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 28वां क्वेश्चन है कि मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत एक महिला अधिकतम कितनी अवधि तक मातृत्व लाभ का अधिकार ले सकती है। तो मातृत्व लाभ का अधिकार कोई भी महिला 26 सप्ताह तक ले सकती है। तो इसका 28वें का ऑप्शन नंबर डी सही है। 29वां क्वेश्चन है कि मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अनुसार ट्यूबेक्टमी ऑपरेशन के लिए एक महिला की कितनी अवधि तक सवेतन की छुट्टी के अधिकार है। तो ये जो है 2 सप्ताह तक सवेतन छुट्टी के अधिकार है। तो इसका ऑप्शन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 30 है कि फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अनुसार किसी भी फैक्ट्री में कम से कम एक कैंटीन होने के लिए मूल रूप से नियोजित श्रमिकों की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए। तो कैंटीन होने के लिए न्यूनतम जो श्रमिकों की संख्या होती है वो 150 होती है। तो 30वें का ऑप्शन नंबर बी सही है। नियम 1947 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी श्रमिक की परिभाषा में शामिल नहीं है। तो जो 12,000 मासिक वेतन प्राप्त करने वाला पर्यवेक्षक है वो इसमें शामिल नहीं है। तो 31 का ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 32 अपकृत्य को अपकृत्य दायित्व मुख्य रूप से कानून द्वारा निर्धारित कर्तव्य के उल्लंघन से उत्पन्न होता है। ये कर्तव्य आमतौर पर व्यक्तियों के प्रति है और इसका उल्लंघन अपरिनिर्धारित क्षति के लिए कार्यवाही द्वारा निवारणीय है के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसको जो परिभाषित किया है वो ये परिभाषा वेनफील्ड की है। अपरिनिर्धारित क्षति जो है वो वेनफील्ड ने परिभाषित की है। तो 32 का ऑप्शन नंबर डी सही है। 33 ग्रामर स्कूल का मामला जो है वो डैमनम साइन इंजूरिया से है। तो 33 का ऑप्शन नंबर ए सही है। जो इंजूरिया साइन डैमनम का मामला है वो एसबी बनाम वाइट का मामला है। तो 33 का ऑप्शन नंबर ए सही है। आ जाते हैं 34वें क्वेश्चन पे। तो 34 का क्वेश्चन है मोटर वाहन अधिनियम 1988 का अधिनियम कौन सी प्रावधान बिना दोष दायित्व से संबंधित है। तो इसकी जो धारा 140 है वो बिना दोष दायित्व के संबंधित है। तो धारा 140 34 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 35वां क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत कितने उपभोक्ता अधिकारों की पहचान की गई। तो जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का था उसमें 6 उपभोक्ता के अधिकारों की पहचान की गई। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत गठित निम्नलिखित में से कौन सा निकाय अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं के अधिकार के संवर्धन और संरक्षण पर सलाह देने के लिए अधिकृत है। तो जो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, तो वो इसके लिए अधिकृत है। तो इसका 36वें का ऑप्शन नंबर बी सही है। 37वां क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कहा गया है कि कानूनी प्राधिकार के अलावा कोई भी कर लगाया या एकत्रित नहीं किया जा सकता है। ये तो सीधा सीधा डायरेक्ट ही सेक्शन से आया था। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है, अनुच्छेद 265। तो 37 का ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 38 क्वेश्चन नंबर 38। तो 38 कह रहा है कि आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार 31 मार्च 2020 को नव स्थापित किसी व्यवसाय या पेशे के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा पिछला वर्ष होगा। तो ये 1 अप्रैल 2019 से शुरू होकर 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाला है। तो 38 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 39 पे आ जाते हैं। तो 39 क्वेश्चन कह रहा है कि आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार किसी व्यक्ति को किसी भी पिछले वर्ष में भारत का निवासी माना जाता है यदि वह पिछले वर्षों में निम्नलिखित दिनों की अवधि से भारत में रह रहा हो। तो अगर कोई आयकर अधिनियम के तहत 182 दिन से भारत में रह रहा है तो वो भारत के निवासी माना जाएगा। तो 39 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 40वां क्वेश्चन है कि आयकर अधिनियम 1961 में निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत आय को परिभाषित किया गया। तो धारा 224 में आय को परिभाषित किया गया। तो 40वें का आंसर नंबर बी सही है। 41 है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा धोखाधड़ी नहीं है। तो यदि बोलने का कर्तव्य नहीं हो तो मौन रहना ये चीज़ धोखाधड़ी के अंतर्गत नहीं आती है। इंडियन फ्रॉड एक्ट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फ्रॉड के तहत नहीं आती है।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि ए बी को धोखा देने के इरादे से झूठ का वर्णन करता है कि ए के कारखाने में 500 मील नील बनाया जाता है और इस तरह बी को कारखाना खरीदने के लिए प्रेरित करता है। उपरोक्त कथन के आलोक में सही विकल्प का उत्तर दीजिए। तो अनुबंध बी के विकल्प पे शून्य करनी होगा। तो 42 का ऑप्शन नंबर सी सही है। 43वां क्वेश्चन नंबर 43 बात करता है कि निम्नलिखित में से कौन सी निषेधाज्ञा सुनवाई के समय और मुकदमे के गुण दोष के आधार पर केवल डिक्री द्वारा दी जा सकती है। तो शाश्वत निषेधाज्ञा जो होती है वो दी जा सकती है। तो इसका 43 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 44 है कि मूलधन पर देय साधारण ब्याज का भुगतान करने पर विफलता पर उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज के भुगतान के लिए बांड में शर्त भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत जुर्माना नहीं है। तो इसका जो प्रावधान है वो प्रावधान है धारा 74 का। तो धारा 74 में जो है वो इसका प्रावधान नहीं है। तो 44वें का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 45 संपत्ति अंतरण अधिनियम 45 है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की जो धारा 63A है उसके तहत देय डिफ़ॉल्ट ब्याज कितना होगा। तो जो ये ब्याज है ये 9% का होगा। तो 45वें का ऑप्शन नंबर सी सही है। 46वां है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 17 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी समय सीमा दी गई है। तो ये समय सीमा है कि अंतरित के जीवन काल तक और अंतरण की तारीख से 18 वर्ष की अवधि, ये दोनों ही समय सीमाएं दी गई हैं। तो ए या बी जिसकी भी अवधि अधिक हो। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 47 बात करता है कि पारक्रम में लिखित अधिनियम 1881 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पारक्रम में लिखित नहीं है। तो जो हुंडी है वो पारक्रम में लिखित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। 47 का ऑप्शन नंबर बी। 48वां क्वेश्चन है कि पारक्रम में लिखित अधिनियम 1881 के आलोक में यदि पारक्रम में लिखित पर ब्याज की दर का उल्लेख नहीं है तो किस दर से ब्याज लिए जाएगा। तो 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज जो है वो लिया जाता है। तो 48वें का ऑप्शन नंबर सी सही है। 49 है कि घोषणा के प्रकाशन की तारीख से किस अवधि के भीतर यदि कोई अधिनिर्णय नहीं दिया गया है तो भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार भूमि अधिग्रहण की पूरी कार्यवाही समाप्त हो जाएगी। तो जो ये टाइम पीरियड होता है वो होता है 12 महीने का। तो 49 का ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि प्रभावित परिवारों का न्यूनतम प्रतिशत कितना है जिन्हें भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार निजी कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण करने के लिए अपनी पूर्व सहमति देनी होती है। तो ये जो है ये 80% है। तो न्यूनतम इसका जो प्रतिशत है वो 80% है। तो 50 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 51वां क्वेश्चन कह रहा है कि कल्पना कीजिए कि एक IPL टीम में अपने कपड़ों की रेंज बेचने के लिए कंपनी स्थापित की। टीम किस प्रकार की बौद्धिक संपदा का उपयोग यह दिखाने के लिए कर सकती है कि कपड़े उन्हीं के द्वारा बनाए गए। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है लेकिन 51 का वैसे ट्रेडमार्क आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 51 का सी सही है। 52 है कि आमतौर पर पेटेंट की अवधि कितनी होती है। तो जो पेटेंट की अवधि होती है वो 20 वर्ष होती है। तो 52 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के अनुभव से प्रेरित है। तो ये जो स्वतंत्रता है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 54 बता रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रिट प्राधिकार द्वारा सार्वजनिक कर्तव्यों के पालन को लागू करने के लिए जारी की जाती है। तो जो सार्वजनिक कर्तव्यों के पालन को लागू करने के लिए जारी की जाती है वो मैंडेमस मतलब परमादेश। तो 54 का ए सही है। 55 क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में संविधान का हिंदी अनुवाद प्रकाशित करने का प्रावधान किया गया है। तो ये 58वां संविधान संशोधन है जिसमें हिंदी अनुवाद प्रकाशित करने का प्रावधान किया गया है। तो 55 का ऑप्शन नंबर डी सही है। 56 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आभासी विधायन पर ऐतिहासिक निर्णय है। तो जो आभासी विधायन पर ऐतिहासिक निर्णय है वो है बिहार राज्य बनाम कामेश्वर सिंह का। तो 56 का ऑप्शन नंबर ए सही है।
57 बता रहा है कि इंडी बेरोबारी मामले में प्राप्त सलाहकारी राय के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। जो ये संवैधानिक संशोधन अधिनियम था वो था नवा 1960 का। तो 57 का ऑप्शन नंबर के प्रश्नों को हल करने के लिए प्रासंगिक है। तो जो अनुच्छेद 254 है वो भारत के संविधान में केंद्रीय और राज्य विधि के संबंध में असंगति के प्रश्नों को हल करता है। तो इसका है ऑप्शन नंबर सी सही है। 58 का ऑप्शन नंबर सी। 254 59 कह रहा है कि भारत के संविधान में संघ की राजभाषा को अंग्रेजी से हिंदी में बदलने के लिए कितनी संक्रमण अवधि प्रदान की गई। तो अंग्रेजी से हिंदी में बदलने के लिए 15 वर्ष की अवधि प्रदान की गई। तो 59 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मामले में यह निर्णित किया गया है कि संवर्ग में एकल पद का कोई आरक्षण नहीं हो सकता। तो ये जो मामला था वो था चक्रधर पासवान बनाम बिहार राज्य का, जिसमें संवर्ग में एकल पद का कोई आरक्षण नहीं हो सकता। तो 60 का ऑप्शन नंबर सी सही है। 61 कह रहा है कि किसी कामकाजी महिला के साथ उसके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस प्रावधान का उल्लंघन भी माना जा सकता है। तो ये है 19 के 1 के सब क्लॉज जी में। तो 19 का जो सब क्लॉज 1 का जो सब क्लॉज जी है वो व्यापार के बारे में है, स्वतंत्रता प्रदान करता है, जिसके तहत ये आएगा। तो 61 का नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी। 62 बात करता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 25B और 26B के बीच टकराव को हल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत लागू किया जा सकता है। तो जब भी दो फंडामेंटल राइट्स में टकराव होता है तो इसके लिए हम हमेशा सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन लागू करते हैं। तो 62 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 63 है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में भारतीय दंड संहिता 1860 लागू नहीं हो सकती। तो पहला ऑप्शन है कि भारतीयों द्वारा भारत के बाहर किया गया अपराध, इसमें तो लागू होती है। दूसरा है कि भारत में पंजीकृत किसी भी जहाज पर किसी व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध, इसमें भी लागू होती है। तीसरा है कि किसी भी देश में स्थित कंप्यूटर साधनों को निशाना बनाकर अपराध करने वाला कोई भी व्यक्ति, तो ये जो है वो यहाँ पे लागू नहीं होती, क्योंकि इन्होंने किसी भी देश की बात करती है, एनी कंट्री की, जिसमें उसमें केवल भारत में स्थित कंप्यूटर साधन को निशाना बनाकर अपराध करने वाला व्यक्ति लिखा हुआ है। तो इन्होंने पूछा है कि किस पे लागू नहीं हो सकती, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, केवल तीसरे पे। 63 का ऑप्शन नंबर सी। 64 बता रहा है कि भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत वर्तमान में कितने प्रकार के दंड का प्रावधान है। तो वर्तमान में जो है वो 5 प्रकार के दंड का प्रावधान है, पहले 6 प्रकार के थे। तीसरा वाला दंड जो है वो निरसित कर दिया गया था, तो अभी वर्तमान में 5 प्रकार के दंड का प्रावधान है। 64 का ऑप्शन नंबर सी सही है। 65 है ए और जेड मनोरंजन के लिए एक दूसरे के साथ तलवारबाजी के लिए सहमत होते हैं, तो इस तलवारबाजी के दौरान उचित रूप से खेलते हुए ए जेड को गंभीर चोट पहुंचा देता है। तो ए द्वारा कौन सा अपराध किया गया। तो कोई अपराध नहीं किया गया, क्योंकि ये 76 से 106 के एक्सेप्शन के बीच में आ जाएगा, उसने सहमति प्रदान की थी। 66 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में निजी बचाव का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित नहीं होता है। तो हत्या की आशंका होती है तब होता है, बलात्कार करने के इरादे को दर्शाता है तब भी होता है, और ऐसे मामलों में जब हमला साधारण चोट पहुंचाने के इरादे को दर्शाता है तो ये नहीं होता है। तो विस्तारित कहाँ तक नहीं होता है, जब साधारण चोट पहुंचाने के इरादे को दर्शाता हो। तो 66 का ऑप्शन नंबर सी सही है। 67 कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्नलिखित किस धारा में लाभ शब्द में आर्थिक लाभ शामिल नहीं है। तो जो धारा 89 है वो बात करती है कि लाभ शब्द में आर्थिक लाभ शामिल नहीं है धारा 89 के अंदर। तो 67 का ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। तो 68 कह रहा है कि एक्स जानबूझकर किसी महिला को परेशान करने के इरादे से उसकी सहमति के बिना उसका घूंघट खींचता है। भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार उसने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है। तो उसने आपराधिक बल का अपराध किया है कि आपराधिक बल के सीधे सीधे दृष्टांत से क्वेश्चन आया था। तो 68 का ऑप्शन नंबर बी सही है। नाबालिग को अपंग बनाता है ताकि ऐसे नाबालिग का इस्तेमाल भीख मांगने के लिए किया जा सकते। तो इसका जो आंसर है वो है आजीवन कारावास और जुर्माने का दंड दिया गया है, जो 366 ए में बताया गया है आईपीसी की धारा। तो 69 का ऑप्शन नंबर डी सही है।
तो आते हैं 70 क्वेश्चन पे। तो 70 क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स धमकी देता है कि अगर वाई उसके पैसे नहीं देगा तो वह वाई के संबंध में मानहानि का लेख प्रकाशित कर देगा। तो भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार एक्स को उसके द्वारा किए गए कृत्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सजा दी जा सकती है? तो 2 साल तक का कारावास या जुर्माना, दोनों दिया जा सकता है। तो 70 का ऑप्शन नंबर ए सही है। मानहानि का प्रोविज़न जो है वो धारा 499 में दिया गया है IPC के, और उसका जो दंड का प्रावधान है वो धारा 500 में दिया है। तो 70 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 71 है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार सहायक सत्र न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन सी सजा पारित करने के लिए अधिकृत है? तो सहायक सत्र न्यायाधीश जो है वो 10 वर्ष की अवधि के लिए ही कारावास की सजा देने के लिए अधिकृत है। तो 71 का ऑप्शन नंबर सी सही है। जो सत्र न्यायाधीश होता है वो मृत्युदंड, आजीवन कारावास दे सकता है, और जो अपर सत्र न्यायाधीश होता है वो 10 वर्ष से ऊपर तक का कारावास दे सकता है, और जो सहायक सत्र न्यायाधीश होता है वो 10 वर्ष तक की अवधि का ही कारावास की सजा दे सकता है। तो 71 का ऑप्शन नंबर सी सही है। 72 पे आ जाते हैं कि गैर जमानती और संज्ञेय अपराध करने के लिए किसी निजी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा फिर से गिरफ्तार किया जाए तो यदि ऐसा व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान में आता है? तो ये है धारा 43। जो धारा 41 है वो बिना वारंट गिरफ्तारी की बात करती है पुलिस के द्वारा, और जो 42 है वो नाम निवास ना बताने पे, और 43 जो है वो निजी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की बात करती है, और 44 मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। तो 72 का जो ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। तो क्वेश्चन नंबर 73 है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में पत्नी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण पोषण की अधिकारिणी नहीं है? तो जब पत्नी स्वेच्छा से पति के साथ रहने से इनकार करती है तो वो भरण पोषण की अधिकारिणी नहीं रह जाती है। तो 73 का ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 164A के तहत आती है? तो बलात्कार पीड़िता की जो मेडिकल जांच है वो 164A के तहत आती है। तो 74 का ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर आते हैं 75 पे। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार अन्वेषण में कार्यवाही की डायरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो डायरी को जो है वो साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये वाला ऑप्शन गलत है। तो 75 का ऑप्शन नंबर सी सही है। केस डायरी के बारे में CRPC की धारा 172 में बताया गया है। 76 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से किस मामले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार अपराध करने के तरीके का आरोप में उल्लेख करना आवश्यक नहीं है? तो ए एक निश्चित समय और स्थान पर किसी व्यक्ति की चोरी का अभियुक्त है, तो ये जो है आरोप में उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। तो 76 का ऑप्शन नंबर ए सही है। आते हैं 77 पे। तो 77 क्वेश्चन बात कर रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार निम्नलिखित में से किस अपराध का संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है? तो जो 2 वर्ष से कम के मामले होते हैं तो उनका संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। तो 2 वर्ष से अनाधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय। तो 77 का ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा निम्नलिखित में से कौन सी धारा उच्च न्यायालय को निर्देश का प्रावधान करती है? तो धारा जो 395 है वो निर्देश का प्रावधान करती है हाईकोर्ट को। तो 78 का ऑप्शन नंबर डी सही है। देखते हैं 69। तो निम्नलिखित में से अपराध के आरोपी व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 के तहत जमानत नहीं दी जा सकती। तो IPC की धारा 376AB के तहत अपराध के आरोपी को, फिर DA के तहत अपराध के आरोपी को, क्वेश्चन नंबर 69 बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से अपराध के आरोपी व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 के तहत जमानत नहीं दी जा सकती। तो IPC की धारा 376AB के तहत अपराधी को, और DA के तहत अपराध के दोषी को, और 76DB के तहत अपराध के दोषी को। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही हैं। तो 79 का पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही है। फिर आ जाते हैं 80 पे। यदि कोई मजिस्ट्रेट निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बिना प्राधिकार के करता है भले ही सद्भाव पूर्वक किया गया हो, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार कार्यवाही को निष्प्रभावी कर देगा? तो ये जो मामला है वो है CRPC की धारा 83 के तहत संपत्ति की कुर्की करना।
तो 80 का ऑप्शन नंबर सी सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। तो दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के आलोक में दीवानी के क्षेत्राधिकार को तय करने के लिए निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण है? तो वाद पत्र में दिया गया प्रमाण जो है वो महत्वपूर्ण है। तो 81 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 82 कह रहा है कि दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 9 निम्नलिखित में से कौन सी दीवानी प्रकृति का मुकदमा नहीं माना जा सकता? तो स्वैच्छिक भुगतान या भेंट की वसूली के लिए जो भी मुकदमा होता है वो नहीं माना जा सकता। तो 82 का ऑप्शन नंबर ए सही है। दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 9 के लिए निम्नलिखित में से कौन दीवानी का मुकदमा नहीं माना जा सकता? तो स्वैच्छिक भुगतान या भेंट की वसूली के लिए मुकदमा जो होता है वो नहीं माना जा सकता। तो 82 का ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। 83 दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रतिनिधि मुकदमे में रेस जुडिकेटा प्रांग न्याय के सिद्धांत को लागू करता है? तो धारा 11 का स्पष्टीकरण जो 4 है वो प्रांग न्याय के सिद्धांत को लागू करता है। तो 83 का ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर आते हैं 84 पे। यह निम्नलिखित में से किस स्थिति में न्यायालय प्रतिवादी को क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में वादी को दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार नया मुकदमा करने से रोका जाता है? तो वादी के उपस्थित नहीं होने के कारण मुकदमा खारिज करना। तो 85 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 86 बात कर रहा है कि दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार मुकदमे के सुनवाई के दौरान किसी पक्ष को अधिकतम कितनी बार स्थगन दिया जा सकता है? तो अधिकतम जो होता है वो 3 बार स्थगन दिया जा सकता है। तो 86 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 87 निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 में बिना सम्मन के गवाह को पेश करने का प्रावधान किया है? तो दीवानी प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1976 में बिना सम्मन गवाह को पेश करने का प्रावधान किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 88 बात करता है कि दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत दिए गए वाद व्यय शब्द में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो गवाहों का खर्च शामिल है, कानूनी फीस और खर्चे भी शामिल है, खाने और रहने का खर्च ये शामिल नहीं है। 88 का ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 90 थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में है तो इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 91। क्वेश्चन नंबर 91 है, ए पीट कर बी की हत्या करने का अभियुक्त है। निम्नलिखित में से किसी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार उसी कार्यकलाप का हिस्सा बनने के लिए प्रासंगिक तथ्य नहीं माना गया? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है कि पिटाई वाले दिन के एक दिन समय पहले जो कुछ भी कहा गया वो नहीं माना गया। तो 91 का जो है वो ऑप्शन नंबर डी सही है। 92 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कहता है कि पुलिस अधिकारी के समक्ष स्वीकृति उसके विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी? क्वेश्चन नंबर 92। तो क्वेश्चन नंबर 92 बात करता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कि पुलिस अधिकारी के समक्ष स्वीकृति उसके विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी? तो ये प्रावधान जो दिया है वो धारा 25 में दिया है। तो 92 का ऑप्शन नंबर बी सही है। आते हैं 93 पे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत मृत्युकालिक कथन को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है? तो धारा 32 के तहत जो है मृत्युकालिक कथन को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तो 93 का ऑप्शन नंबर सी सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार दस्तावेजों की अंतर वस्तु के प्रमाण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो दस्तावेजों की अंतर वस्तु होती है वो दस्तावेजों की अंतर वस्तु प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित की जा सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है।
95 बात करता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जिरह प्रति परीक्षा में सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो प्रति परीक्षा में सूचक प्रश्न पूछे जाते हैं, ना ही मुख्य परीक्षा में और ना ही पुनः परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। 96 है, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता को स्पष्ट किया है। तो ये अनवर बीपी बनाम पीके बशीर का मामला था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता को स्पष्ट किया था। तो 96 का ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। तो 97 कह रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ये जो है कि स्वीकार किए गए मामलों के संबंध में स्वीकारोक्ति निर्णायक है। तो ये कथन जो है वो गलत है, क्योंकि संस्वीकृति हमेशा व्यक्ति के खिलाफ ही की जाती है और स्वीकृति एक विबंध के रूप में कार्य कर सकती है, और संस्वीकृति लिखित या मौखिक बयान जो मुकदमे की प्रत्यक्ष स्वीकृति है वो भी हो सकती है। तो 97 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 98 है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 निम्नलिखित में से कौन सी धारा अनुश्रुति नियम का अपवाद है। तो धारा 32A, मतलब 32(1) जो है वो अनुश्रुत नियम का अपवाद है। तो 98 का ए सही है। 99 है कि निम्नलिखित में से कौन सा दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत एक मान्यता प्राप्त वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र नहीं है। तो बातचीत जो है वो एक माध्यम नहीं है वैकल्पिक विवाद समाधान का, मीडिएशन का। 99 का ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि लोक अदालत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो लोक अदालत के संबंध में जो है कि लोक अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की अनुमति नहीं दी गई है। तो 100 का ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ये जो सेट सी का पूरा एनालिसिस था ये कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोगों के जितने भी आंसर सही हुए हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।